शुरू कर देता है। #7 फेरे और एक नई कैद। उर्वशी आंसू बहा रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि डेनिस ने उससे शादी सिर्फ उसे पाने के लिए की है। फेरों के दौरान डेनिस उसका हाथ पकड़कर 7 फेरे पूरे करता है। फिर वह उर्वशी के गले में मंगलसूत्र पहनाता है और उसकी मांग में सिंदूर भरता है। जैसे ही सिंदूर उसकी मांग में पड़ता है, उर्वशी की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। पंडित बोलता है, शादी संपन्न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। डेनिस के बॉडीगार्ड और असिस्टेंट फूल बरसाने लगते हैं। डेनिस उर्वशी को गोद में उठाकर उसके कान में धीमे से कहता है, उर्वशी बेबी, अब कैसे बचोगी डेनिस भारद्वाज से। अब उर्वशी का शक यकीन में बदल चुका था। डेनिस ने उससे शादी सिर्फ अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए की थी। उर्वशी फूट फूट कर रोने लगती है। डेनिस उसे देखकर डेविल स्माइल करते हुए कहता है, वाइफी, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं और तुम रो रही हो। फिर जब मैं रात को तुम्हारे करीब आऊंगा तब तुम्हारा क्या होगा। उर्वशी अपनी चुप्पी तोड़कर कहती है, डेनिस जी, आप इंसान की शक्ल में दरिंदे हैं। आपने ये शादी बस अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए की है। डेनिस शांत भाव से कार में पीछे की तरफ बैठते हुए कहता है, वाइफी, तुम तो बहुत स्मार्ट निकली। फिर वह उर्वशी की बगल में बैठ जाता है और ड्राइवर से कार में पार्टीशन ऑन करने को कहता है। ड्राइवर तुरंत पार्टीशन ऑन कर देता है। उर्वशी को डेनिस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह खिड़की से चिपक कर बैठी थी। वहीं डेनिस उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। उर्वशी गुस्से से उसे घूर रही थी, जबकि डेनिस उसके मुलायम गालों पर अपना गाल रगड़ते हुए एक सेक्सुअल आवाज में कहता है, वाइफी, अब मुझसे बचना मुश्किल है तो कोशिश करके अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। एनर्जी को आज रात के लिए बचा कर रखो, क्योंकि तुम्हें इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। उर्वशी गुस्से में डेनिस को खुद से दूर धकेलते हुए कहती है, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हें खुद के करीब नहीं आने दूंगी। डेनिस उसे सीट पर धकेलते हुए कहता है, वाइफी, क्यों मेरे गुस्से को भड़का रही हो। अगर मुझे गुस्सा आया ना तो सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें ही होगी, इसलिए चुपचाप बैठो, वरना मुझे कार में ही सुहाग रात मनाने में देर नहीं लगेगी। इसी बीच डेनिस और उर्वशी की शादी की खबर उनकी तस्वीरों के साथ उर्वशी के घर पहुंच चुकी थी। चंदन गुस्से से बौखला गया। वह डेनिस और उर्वशी की तस्वीरें फाड़ते हुए गुस्से में कहता है, आप उन उर्वशी का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। वहीं सभी रिश्तेदार और पड़ोसी उर्वशी के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। विकी इस शादी से बहुत ज्यादा हैरान था और उर्वशी के दादाजी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्हें अचानक अटैक आ गया। अस्पताल ले जाते ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वहीं डेनिस और उर्वशी अपनी कार में बैठे थे। डेनिस की कार एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, क्योंकि शादी के तुरंत बाद वह हनीमून के लिए पेरिस निकलने वाला था। उर्वशी, जो डेनिस की बाहों में सो रही थी, अचानक चीख कर उठ जाती है और रोते हुए कहती है, दादू। डेनिस, जो आंखें बंद करके सुहाग रात के सपने देख रहा था, उर्वशी की रोने की आवाज सुनकर तुरंत अपनी आंखें खोलता है। वह उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर पूछता है, वाइफी, क्यों रो रही हो। उर्वशी आंसू पोंछते हुए कहती है, डेनिस जी, मेरा दिल घबरा रहा है, प्लीज मुझे एक बार अपने दादू से मिलना है। डेनिस उसके माथे पर एक किस करके कहता है, वाइफी, पहले हनीमून, फिर तुम्हारे दादू से मिलेंगे, वो भी नाना बनने की खुशखबरी लेकर। लेकिन उर्वशी का रोना बंद नहीं होता। वह गिड़गिड़ाकर कहती है, डेनिस जी, प्लीज मुझे मेरे दादू से मिला दीजिए, उसके बदले मैं आपकी हर बात मानूंगी। डेनिस डेविल स्माइल करते हुए उसके आंसू पोंछता है और कहता है, वाइफी, अपना वादा याद रखना। फिर वह ड्राइवर को फोन करके उर्वशी के घर चलने के लिए कहता है। पूरे रास्ते उर्वशी रोती रही। उसे अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। 1 घंटे बाद जब वे दोनों उसके घर पहुँचे तो दरवाजे के सामने भीड़ देखकर उर्वशी ने डेनिस का हाथ झटका और तेजी से अंदर भागी। डेनिस भी उसके पीछे दौड़ा। जैसे ही उर्वशी भीड़ को चीरते हुए अंदर पहुंची, उसने देखा कि अंशा चंदन को पीट रही थी और उसके दादाजी सोफे पर माथा पकड़े बैठे थे। वहीं बाकी रिश्तेदार अंताक्षरी खेल रहे थे। वहां किसी को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उर्वशी के आने या जाने से कोई फर्क पड़ता है, लेकिन उर्वशी को इस बात की राहत मिली कि यह सिर्फ एक सपना था। असल में उसके दादाजी ठीक थे। अंशा चंदन को पीटते हुए चिल्लाई, चंदन के बच्चे, बता मेरी सैंडी कहाँ है। चंदन घबरा कर बोला, कौन, वो छोटा हाथी।
आपून क्यों उसे किडनैप करने लगा? अरे आपून की खुद जोरू किडनैप हो गई है और किडनैपर का फोन भी नहीं आया। अब आपून क्या करे? सैंडी को छोटा हाथी कहने पर अंशा को गुस्सा आ गया। उसने चंदन के सूजे हुए गाल पर एक पंच मारते हुए कहा, ए कुत्ते की औलाद, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सैंडी को छोटा हाथी कहने की? अब तू गया। विकी अंशा को रोकते हुए बोला, अरे अंशा रोक जा, इस गड्ढे को मारकर जेल जाने का इरादा है क्या? अगर तू जेल चली गई तो तेरे मैंगो और पेप्सी का क्या होगा? अंशा विकी के दादाजी के पास बैठकर रोने लगी। विकी के दादा अंशा को रोता देख खड़े हुए और चंदन के कान में फुसफुसाए, अरे ओ हरामी, क्यों तूने गदर मचा रखा है? पहले ही तेरी वजह से मेरी बच्ची नाराज होकर घर छोड़कर चली गई। उर्वशी के दादाजी चंदन का कान पकड़ते हुए बोले, और ऊपर से तूने अंशा से कल के थप्पड़ वाले मजाक का बदला लेने के लिए उसकी बिल्ली को ही गायब कर दिया। मेरा ही दिमाग खराब था जो मैंने तुझ जैसे गधे से अपनी बच्ची की शादी कराने की गलती कर दी। जरूर तूने ही मेरी बच्ची को कुछ उल्टा सीधा कहा होगा, तभी वो शादी से एक रात पहले ही भाग गई। तभी मधु की नजर दरवाजे पर खड़ी उर्वशी और डेनिस पर पड़ी तो उसने सबको दरवाजे की तरफ देखने के लिए कहा। जयपुर के शाही परिवार के लोग अपने महल के गार्डन में बैठे थे। छोटा राजकुमार अपनी माँ से बोला, मॉम आपको क्या लगता है, भाई शादी के लिए मानेंगे? महारानी उदास चेहरा बनाकर बोली, बेटा उस लड़की को ढूंढने से ज्यादा मुश्किल तो बड़े राजकुमार को शादी के लिए मनाना है। बड़े राजकुमार को शादी के नाम से ही चिढ़ है। एक बार जब हमने शादी की बात की थी तो वो हमसे नाराज हो गए थे। महाराज चाय का कप उठाते हुए बोले, महारानी आप चिंता मत कीजिए, अगर बड़े राजकुमार को माँ और पिताजी मनाएंगे तो हमें यकीन है कि वो मान ही जाएंगे। तभी महाराज का खास आदमी आकर सिर झुकाकर बोला, महाराज की जय हो। होने वाली बहू रानी का अब तक कोई अता पता नहीं चला। छोटा राजकुमार अपने पिता से बोला, डैड वो लड़की कॉलेज गर्ल लग रही थी तो हमें मुंबई के सभी कॉलेज में उसके बारे में पता करवाना चाहिए। महारानी छोटे राजकुमार के कान पकड़ते हुए बोली, बेटा वो लड़की तुम्हारी होने वाली भाभी है, अब से उसे भाभी बुलाओ। छोटा राजकुमार हंसते हुए बोला, मॉम आप पहले भाई को तो शादी के लिए तैयार करो, क्या पता भाई उस लड़की को मंडप पर छोड़कर ही चला जाए। उर्वशी के दादाजी गुस्से में आकर उर्वशी को एक थप्पड़ मारते हुए बोले, जब तूने अपनी मर्जी कर ही ली है तो अब यहाँ क्या करने आई है? उर्वशी रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ी। दादू सॉरी। दादाजी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चले गए। विकी उर्वशी और डेनिस से बोला, तुम दोनों अभी यहाँ से चले जाओ। चंदन जैसे ही उर्वशी के पास जाने की कोशिश करता है, डेनिस उसे एक पंच मारते हुए कहता है, अगर अब तू मेरी उर्वशी के आसपास भी दिखा तो तुझे बिना टिकट ऊपर पहुंचा दूंगा। अंशा डेनिस और उर्वशी की शादी से बहुत खुश थी क्योंकि वह दिल से उर्वशी को अपनी बड़ी बहन मानती थी और चंदन से उसकी शादी को लेकर नाखुश थी। अंशा डेनिस के गले लगकर बोली, डेनिस सर अब तो आप मेरे जीजू बन चुके हो। इसके बाद वह उर्वशी और डेनिस के साथ बाहर निकल गई। कार में अंशा डेनिस और उर्वशी के बीच में बैठी थी। वह डेनिस को घूरते हुए पूछी, जीजू मेरी सैंडी कहाँ है? डेनिस स्माइल करते हुए बोला, साली साहिबा तुम्हारा छोटा हाथी अपने डैडी के पास है। अंशा डेनिस की चेस्ट पर पंच मारते हुए बोली, कल सुबह मुझे जूता चुराई का नेक मिल जाना चाहिए वरना। उर्वशी अभी भी उदास थी। अंशा को ओबेरॉय विला छोड़कर डेनिस उर्वशी को लेकर अपने लग्जरी फ्लैट की तरफ निकल गया। रात को जब विक्रांत ऑफिस से लौटता है तो रूम में बेड पर अंशा और उसके तीनों शैतान बेबी कहीं सीलन की बूंदे आपके घर में भी संगीत बनके ना गूंजे, इसीलिए घर बनाएं ACC गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट के साथ। बीज को फैले हुए सोते देखता है। विक्रांत अपना लैपटॉप बैग काउच पर रखकर अंशा के पास जाकर बैठ जाता है। अंशा काफी थकी हुई थी, इसलिए वह जल्दी सो गई थी। विक्रांत उसके मुलायम गालों को सहलाने लगता है। तभी उसकी नजर नाइट स्टैंड पर रखी एक चिट पर पड़ती है। वह उसे उठाकर पढ़ता है, हब्बी अगर वाइफी को नाराज करोगे तो ऐसे ही काउच पर सोना पड़ेगा। चिट पढ़कर विक्रांत की आंखें सिकुड़ जाती हैं। विक्रांत अपने बालों में हाथ फेरते हुए डेविल स्माइल करता है और अंशा के ऊपर झुककर उसके निचले होंठ को अपने होंठों में दबाकर खींचने लगता है। अंशा अपनी आंखें खोलकर उसे देखती है। जैसे ही उसकी नजर विक्रांत के हैंडसम चेहरे पर पड़ती है, वह उसमें खो जाती है।
विक्रांत उसके होंठ छोड़कर उसके कान में एक गहरी मदहोश कर देने वाली आवाज में कहता है, स्वीट हार्ट, जब मैं शावर लेकर आऊं तब तक अपनी फौज को उनके रूम भेज देना, वरना आज तुम्हारी फौज भी हमारी लव मेकिंग देखेगी। विक्रांत खड़ा होता है और उन चारों के ऊपर से ब्लैंकेट खींचकर कहता है, वैसे स्वीट हार्ट, हमारे बेबीज एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। पेप्सी को गोद में उठाकर, पर इतनी अच्छी भी नहीं कि अपने डैडी को बेवकूफ बना सकें। अंशा बेड पर बैठकर सैंडी को गोद में उठाती है और मुस्कुराकर कहती है, सैंडी, अपने डैडी से बोल दो, मम्मा नजारा है। अगर डैडी बेड पर सोना चाहते हैं तो मम्मा को अभी लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना होगा, वरना सोने के लिए काउच भी नसीब नहीं होगा। विक्रांत पेप्सी को नीचे उतारकर एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए अंशा को देखता है, फिर अचानक उसे गोद में उठाकर बाथरूम की ओर बढ़ने लगता है। अंशा चिल्लाते हुए अपने बेबीज से कहती है, अरे नालायकों, वहाँ बैठे क्या तमाशा देख रहे हो? अपनी मम्मा को अपने ठरकी डैडी से बचाओ। अंशा विक्रांत के सीने पर मुक्के मार रही थी। वहीं विक्रांत उसकी नाक पर किस करके कहता है, स्वीट हार्ट, अगर इन तीनों में से कोई भी तुम्हें बचाने के लिए आगे आ गया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अंशा अपने तीनों शैतान बच्चों को बड़ी उम्मीद से देखती है, लेकिन तीनों अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेते हैं। विक्रांत डेविल स्माइल करते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, बेबीज भी यही चाहते हैं कि उनके डैडी उनकी मम्मा के साथ शावर लें। विक्रांत की बात सुनकर तीनों शैतान खुशी से उछलने लगते हैं। अंशा दांत भींचकर कहती है, अगर मैं बाथरूम से जिंदा लौटी तो तुम तीनों नालायकों की खैर नहीं। विक्रांत डेविल स्माइल के साथ अंशा को बाथरूम में ले जाता है। कुछ ही देर बाद बाथरूम से अंशा की मदहोश कर देने वाली सिसकारियां बाहर आने लगती हैं। पीछे से मैंगो, पेप्सी और सैंडी एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं, भाई लोगों, यहाँ से निकल लेते हैं, इससे पहले कि मम्मा बाथरूम से बाहर आकर हम लोगों का बैंड बजा दें। तीनों खिलखिलाते हुए अपने अपने रूम में भाग जाते हैं। जब भी विक्रांत और अंशा रोमांस करते थे तो उनके बेबीज बहुत खुश होते थे। अपने मम्मा पापा को साथ देखकर उन्हें बहुत खुशी मिलती थी। डेनिस के आलीशान कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी फैली थी। मोमबत्तियों की मध्यम लौ दोनों के चेहरों पर नर्म छायाएं बना रही थी। सुहाग रात की सेज गुलाब की पंखुड़ियों से सजी थी, मगर उर्वशी का चेहरा खिला हुआ नहीं था। वह एक ओर बैठी थी, चेहरे पर नाराजगी लिए, लेकिन उसके कानों में सिर्फ अपने दादाजी की कठोर बातें गूंज रही थी। आज से तू हमारे लिए मर चुकी है। अपने दादा की बात याद कर उर्वशी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने एक नजर पूरे कमरे पर डाली जो कैंडल और फूलों से सजा हुआ था। उर्वशी ने अपने आंसू पोंछे और बेड से उठ खड़ी हुई। दीवार पर लगी डेनिस की तस्वीर को देखते हुए उसने गुस्से में कहा, मिस्टर डेनिस भारद्वाज, आपने जबरदस्ती शादी तो कर ली, लेकिन अब मैं आपको अपने साथ और कोई जबरदस्ती नहीं करने दूंगी। गुस्से में उर्वशी पूरे कमरे का सामान तोड़ फोड़ करने लगी। उसने पूरे रूम की अच्छे से बैंड बजा दी। उधर डेनिस अपनी शादी की पार्टी देकर जब घर लौटा तो खुद से ही मुस्कुराते हुए बोला, वाइफी, आज कैसे बचोगी? फिर वह धीरे से अपने रूम का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उर्वशी फोन पर किसी चंदन से बात कर रही है। हेलो चंदन। अभी उर्वशी इतना ही बोल पाई थी कि डेनिस ने उसका फोन झपटकर जमीन पर पटक दिया। गुस्से से दांत भींचते हुए उसने कहा, वाइफी, मैंने तुम्हें आज सुबह ही कार में समझाया था कि अब से तुम सिर्फ मेरी हो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम किसी और मर्द से बात करो। उर्वशी ने गुस्से से डेनिस को घूरते हुए कहा, आप खुद को क्या समझते हैं? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा फोन छीनकर फेंकने की? डेनिस उसके करीब आकर एक ठंडी मगर खतरनाक आवाज में कहता है, पति हूँ तुम्हारा। एक नजर कमरे की हालत देखने के बाद उसने उर्वशी का जबड़ा पकड़ लिया और कहा, वाइफी, सुहागरात तो मैं मना करूंगा, तुम्हारी मर्जी से या जबरदस्ती से। उर्वशी ने गुस्से में डेनिस को खुद से दूर धकेलते हुए कहा, डेनिस जी, इन नामर्दों वाली हरकतों से किसी बच्ची को डराना, मैं नहीं डरती। उसकी बात सुनकर डेनिस का चेहरा काला पड़ गया। उसकी हल्की सी मुस्कान भी अचानक ही एक खौफनाक रूप ले चुकी थी। वह एक ठंडी मगर बेहद सख्त आवाज में बोला, वाइफी, तुम्हें मेरी मर्दानगी पर शक है, लेकिन आज रात के बाद नहीं रहेगा। डेनिस के इस अंदाज में बोलने से उर्वशी अंदर तक कांप गई। अब उसे भी पहली बार डेनिस से सच में डर लगने लगा था। डेनिस गुस्से से लाल आंखों से उर्वशी को एक बार ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। उर्वशी सीधे जाकर डेनिस की मस्कुलर चेस्ट से टकरा जाती है। डेनिस उसके दुपट्टे को खींचते हुए कहता है, वाइफी, अब जब तुमने मेरे अंदर सोए हुए जानवर को जगा दिया है
तो अब इसे पूरी रात झेलने के लिए तैयार हो जाओ। फिर वह उर्वशी को उठाकर बेड पर पटक देता है। डेनिस का भयानक रूप देखकर उर्वशी डर जाती है और बेड पर पीछे खिसकने लगती है, लेकिन तभी डेनिस उसकी टांग पकड़कर एक झटके में उसे अपनी ओर खींच लेता है। फिर वह खुद उर्वशी के ऊपर आकर उसे वाइल्ड किस करने लगता है। उर्वशी डेनिस की पीठ पर मुक्के मारते हुए उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश करती है, लेकिन डेनिस और ज्यादा पजेसिव हो जाता है। एक लंबी किस के बाद डेनिस उर्वशी से दूर हुआ। डेनिस ने उसे देखा और मुस्कुराया। वह जानता था कि उर्वशी गुस्से में कितनी प्यारी लगती थी। वह धीरे धीरे उसके फिर से करीब आया, लेकिन उर्वशी ने हल्के से पीछे हटते हुए कहा, डेनिस जी। डेनिस ने भौहें उठाईं। गुस्सा? डेनिस फिर से उर्वशी के होठों पर किस करने लगता है। डेनिस के कमरे में उर्वशी की आवाज गूंज रही थी। डेनिस जी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, उर्वशी ने रोते हुए कहा। लेकिन उसके आंसू देखकर भी डेनिस ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और उसके क्लीवेज पर बाइट करते हुए उसे और भी ज्यादा बेहाल करने लगा। फिर वह एक बार फिर उर्वशी के होठों पर अपने होंठ रखकर दीवानों की तरह उसे चूमने लगा। डेनिस अपने हाथों से उर्वशी की कमर को मसल रहा था, जबकि उर्वशी लगातार उसकी पीठ पर मुक्के बरसा रही थी। लेकिन हट्टे कट्टे डेनिस पर उसके मुक्कों का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा मारते मारते उर्वशी के ही हाथों में दर्द होने लगा। डेनिस ने उर्वशी को एक डीप किस में जकड़ लिया। 25 मिनट की लंबी किस के बाद उसने उर्वशी के होंठों को छोड़ा और उसकी गर्दन पर किस और बाइट करने लगा। इससे उर्वशी गहरी गहरी सांसें लेने लगी। अब उसके मुंह से मदहोशी भरी आहा निकलने लगी, जो डेनिस को पूरी तरह उसके कंट्रोल से बाहर करने पर मजबूर कर रही थी। डेनिस एक एक कर उर्वशी के गहने उतार कर फर्श पर फेंक रहा था। उर्वशी मदहोश होकर सिसकारियां भर रही थी। डेनिस ने एक ही झटके में उर्वशी का लहंगा भी उतार कर फर्श पर फेंक दिया। इस वक्त उर्वशी डेनिस के सामने अपनी रेड इनरवियर में थी। डेनिस उर्वशी के चेहरे को चूमते चूमते उसके पेट पर आकर लिक और सक करने लगा। अब धीरे धीरे उर्वशी भी बहकने लगी थी। चाहे कुछ भी हो, पर डेनिस ही उर्वशी का सच्चा प्यार था। जब से उर्वशी ने डेनिस को देखा था, तब से ही वह उसके साथ शादी के सपने संजोने लगी थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी शादी उसके प्रिंस चार्मिंग से ही होगी, वह भी इतनी अजीब परिस्थितियों में। डेनिस उत्तेजित होकर उर्वशी के पेट पर बाइट करता हुआ नीचे की ओर बढ़ने लगा। अब उर्वशी की सिसकियां और भी तेज हो गई थीं। उसके हाथ डेनिस के बालों में चलने लगे। डेनिस डेविल स्माइल के साथ अपना चेहरा ऊपर उठाकर उर्वशी को देखने लगा, जो अब उसके साथ पूरी तरह बहक चुकी थी। उर्वशी ने आंखें बंद कर डेनिस के होंठों के एहसास को महसूस किया और उसके स्पर्श में खो गई। डेनिस उर्वशी को पलटकर उसकी गोरी पीठ पर किस और बाइट करने लगा। आहा, डेनिस जी, अब और मत तड़पाओ। आहा, उर्वशी ने सिसकारी भरते हुए कहा। डेनिस ने उर्वशी की इनरवियर भी उसकी बॉडी से अलग कर दी। फिर वह थोड़ा दूर हटकर उसके गोरे बदन को निहारने लगा। ये नजारा देखकर वह अपना कंट्रोल पूरी तरह खो चुका था। उसने अपने भी कपड़े उतार दिए और वापस उर्वशी के ऊपर आ गया। डेनिस ने उर्वशी का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और धीरे से बोला, वाइफी, बस थोड़ा दर्द होगा, उसके बाद तुम्हें बहुत मजा आएगा। उर्वशी बस डेनिस की गहरी काली आंखों में देखती रही और अपनी बेकाबू धड़कनों को काबू करने की कोशिश करने लगी। अगले ही पल उर्वशी की जोरदार चीख निकल गई और उसकी आंखों के कोनों से आंसू बह निकले। डेनिस ने तुरंत उसके होंठों को अपने होंठों से सील दिया और उसे गहराई से किस करने लगा। धीरे धीरे उर्वशी भी अपना दर्द भूल गई और डेनिस के स्पर्श में खोने लगी। उर्वशी की सिसकियां और उसकी पायलों का शोर पूरे कमरे में गूंज रहा था। उसके हाथ डेनिस के बालों में चल रहे थे और वह भी डेनिस का पूरा साथ दे रही थी। डेनिस ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वाइफी, तुम्हारी पायलों का शोर मुझे और भी ज्यादा एक्साइटेड कर रहा है। डेनिस की इस बात पर उर्वशी शर्म से लाल हो गई। दोनों अपनी प्यार भरी दुनिया में पूरी तरह खो चुके थे। आज आखिरकार डेनिस ने उर्वशी को पूरी तरह अपना बना लिया था। डेनिस पूरी तरह संतुष्ट होकर सुबह 4 बजे उर्वशी को छोड़ा। फिर वह उसकी बगल में लेट गया और एक नजर उर्वशी पर डाली। उर्वशी तो पहले ही थककर गहरी नींद में सो चुकी थी। डेनिस ने डेविल स्माइल के साथ उसकी ओर देखा और बुदबुदाया, आखिरकार वाइफी, तुम मेरी हो ही गई। फिर उसने उर्वशी को अपनी बाहों में भर लिया और चैन की नींद सो गया। सुबह के 7 बजे हो रहे थे। विक्रांत अंशा को अपनी बाहों में भरकर लेटा था
उसने अंशा के चेहरे पर आ रही लटों को उसके कान के पीछे किया। इस वक्त भी विक्रांत का चेहरा हमेशा की तरह एक्सप्रेशनलेस था। वह अंशा को देखकर क्या सोच रहा था, यह कोई नहीं कह सकता था। विक्रांत ने अंशा के माथे पर एक प्यारी सी किस की। अंशा इस वक्त बेहद क्यूट लग रही थी, क्योंकि वह नींद में भी एक क्यूट फेस बनाकर विक्रांत को ठरकी हबी कह रही थी। वैसे तो विक्रांत को अंशा पर हमेशा ही प्यार आता था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा प्यार तब आता था जब अंशा अपनी चुलबुली हरकतें करती थी। विक्रांत को उसकी मासूमियत और चुलबुलापन ही सबसे ज्यादा भाता था। हॉट और सेक्सी लड़कियां तो हमेशा से ही विक्रांत के आसपास मंडराती रही थी, लेकिन हमारे विक्रांत बाबू का दिल तो मिस्टर ललित शर्मा की भोली भाली बेटी पर आ गया था, यानी अंशा। विक्रांत हल्की सी स्माइल के साथ अंशा के होठों की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक उसका फोन बजने लगा। वह रुक गया और नाइट स्टैंड से फोन उठाया। फ्लैश हो रहे नाम को देखकर उसने एक आईब्रो ऊपर कर ली। विक्रांत ने फोन रिसीव किया और जैसे ही उसने फोन लगाया, दूसरी तरफ से किसी लड़की की मदहोश सिसकियां और लड़के की गहरी सांसों की आवाज उसके कानों में पड़ी। यह सुनकर विक्रांत ने कोल्ड वॉइस में कहा, साले सुबह सुबह अपना कार्यक्रम लाइव सुनाने के लिए फोन किया है। दूसरी तरफ डेनिस, जो इस वक्त उर्वशी के साथ फिजिकल हो रहा था, हल्की सांसें भरते हुए बोला, थैंक यू भाई, मुझे सही सलाह देने के लिए। आज तेरी ही वजह से उर्वशी मेरी हो पाई है। उर्वशी रोते हुए डेनिस से खुद से दूर होने की गुजारिश कर रही थी, क्योंकि डेनिस उसे चैन ही नहीं लेने दे रहा था। उधर विक्रांत ने उर्वशी की रोने की आवाज सुनी तो तुरंत तंज कसते हुए बोला, साले वो तेरी ही बीवी है, पड़ोसी की नहीं, जो तू सारे मजे अभी के अभी लेने पर तुला हुआ है। डेनिस ने उर्वशी को किस करते हुए विक्रांत से कहा, भाई क्या करूं, वाइफी को छोड़ने का दिल ही नहीं कर रहा। विक्रांत ने कोल्ड वॉइस में जवाब दिया, अगर तेरी बकवास खत्म हो गई हो तो फोन रख। यह कहकर विक्रांत ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और अंशा को अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ाकर जिम के लिए निकल गया। दूसरी तरफ डेनिस तो उर्वशी को छोड़ने के मूड में ही नहीं था। उसने उर्वशी को अपनी गोद में बिठा लिया और उसे प्यार करने लगा। उर्वशी की सिसकियां और उसकी पायलों का शोर डेनिस के लिए एक मधुर धुन की तरह था। उर्वशी डेनिस के कंधे पर बाइट करते हुए गहरी गहरी सांस भरकर बोली, डेनिस जी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। उर्वशी ने कमजोर आवाज में कहा। डेनिस ने अपनी स्पीड बढ़ाते हुए जवाब दिया, वाइफी बस थोड़ी देर और। उर्वशी डेनिस के वाइल्ड रोमांस को और बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। ओबरॉय विला में विक्रांत हॉल में काउच पर बैठकर अपनी ब्लैक कॉफी पी रहा था। वहीं अंशा के डर से सैंडी विक्रांत की गोद में चिपक कर बैठी थी और पेप्सी और मैंगो भी उसके अगल बगल चिपके हुए थे। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और अंशा लड़खड़ाते हुए बाहर आती है। अंशा ने एक नजर काउच की तरफ डाली और मन ही मन बोली, ओह, तो ये तीनों शैतान विक्रांत सर के साथ बैठे हैं। आज मैं तुम तीनों को छोड़ने वाली नहीं। कल तुम तीनों की वजह से ठरकी विक्रांत सर ने बाथरूम में मेरा शिकार किया था। अब देखो मैं क्या करती हूँ। अंशा इविल स्माइल करती हुई डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ी और अपनी चेयर पर बैठ गई। तभी गजोधर एक गोल मटोल खरगोश को लेकर आता है और अंशा को देते हुए कहता है, मैडम, आपके इरादे हमको ठीक नहीं लग रहे। फिर गजोधर विक्रांत की तरफ देखकर बोला, बॉस, हम कह रहे हैं मैडम एक दिन इस घर को चिड़ियाघर बना देंगी। अंशा ने बिल्कुल सैंडी की तरह जीभ चिढ़ाते हुए कहा, मैं मैक्सी को बता दूंगी कि शादी से पहले आपका अफेयर में रोजी के साथ भी था और आप आज भी रोजी को चोरी छिपे देखते हो। गजोधर हैरान होकर बोला, ए क्या बोल रही हो मैडम, क्यों हमारे बसे बसाए घर को उजाड़ने पर तुली हो। गजोधर ने विक्रांत से गुहार लगाई, बॉस आप वहाँ बैठकर कॉफी पीते रहिए और इधर मैडम हमारा डिवोर्स कराने पर तुली है। विक्रांत गजोधर को घूरता है और गजोधर तो उसकी घूरती नजरों से ही डरकर 9-2-11 हो जाता है। फिर विक्रांत भी ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। वहीं अंशा अपने तीनों शैतान बच्चों को चिढ़ाने के लिए उस खरगोश को प्यार से गोद में उठाते हुए कहती है, आज से तुम मेरे बेबी हो और तुम्हारा नाम प्यारू होगा। काउच पर बैठे सैंडी, पेप्सी और मैंगो उस खरगोश को जानलेवा तरीके से घूरने लगते हैं। अंशा की गोद में प्यारू को देखकर मैंगो ने तो सोच लिया था कि जैसे ही प्यारू उसे अकेला मिलेगा वह उसे खा जाएगा। पेप्सी और सैंडी भी प्यारू की हालत बिगाड़ने के लिए प्लान बनाने लगे। वहीं अंशा प्यारू को बहुत प्यार कर रही थी। उसने प्यारू के माथे पर किस करते हुए खुद विक्रांत की गोद में बैठकर कहा, प्यारू बेबी, ये हैंडसम और डैशिंग आदमी तुम्हारे डैडी हैं। अब से तुम हमें मम्मा डैडी बोलना।
वह खरगोश हाँ में सिर हिला देता है। अंशा ने एक सर्वेंट को बुलाकर आदेश दिया, इन तीनों बेबीज को कूड़ेदान में छोड़ आओ, क्योंकि मुझे ऐसे बेकार बेबी नहीं चाहिए। अंशा की बात सुनकर जहाँ दोनों मम्मा बॉय पेप्सी और मैंगो रोने बैठ गए, वहीं सैंडी पूरी रफ्तार से दौड़कर पियारू पर हमला करने के लिए लपकी। अंशा तो पियारू के साथ खेलने में बिजी थी, लेकिन विक्रांत ने सैंडी को देख लिया। जैसे ही सैंडी गुस्से में पियारू की तरफ झपटी, विक्रांत ने उसे हवा में ही पकड़ लिया। जैसे ही विक्रांत ने सैंडी को अपने सीने से लगाया, वह रोने लगी। विक्रांत ने अपने बेबीज की आंखों में आंसू देखे तो वह अंशा और पियारू को घूरते हुए गजोधर से कोल्ड वॉइस में बोला, गजोधर, अगर जान प्यारी है तो इस खरगोश को जहाँ से लाए हो वापस वहीं छोड़कर आओ। गजोधर जल्दी से पियारू को लेकर वहाँ से भाग गया। विक्रांत सैंडी को चेयर पर बैठाकर खुद अंशा की तरफ बढ़ जाता है। फिर वह अंशा के होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे रूड किस करने लगता है। विक्रांत के हाथ अंशा के टॉप के अंदर उसकी पीठ पर फिसलने लगते हैं, जिससे अंशा की धड़कनें तेज हो जाती हैं। विक्रांत अंशा को सजा देने के लिए उसे और भी डीप किस और बाइट करता है, क्योंकि अंशा ने उसके बेबीज को रुलाया था। अंशा को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन विक्रांत इस वक्त बहुत गुस्से में था। विक्रांत अंशा को अपनी गोद में उठा लेता है और बिना किस ब्रेक किए पास पड़े काउच तक पहुंचकर उसे नीचे लिटा देता है और खुद उसके ऊपर झुक जाता है। अंशा विक्रांत के नीचे बुरी तरह तड़प रही थी। अंशा विक्रांत को खुद से दूर धकेलने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रांत जैसे हट्टे कट्टे इंसान को हिला पाना उसके बस की बात नहीं थी। इस बीच उनका किस अब तक ब्रेक नहीं हुआ था। जब विक्रांत देखता है कि अंशा को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब जाकर वह अंशा के रसीले होंठों को छोड़ता है। स्वीट हार्ट, अगली बार यह गलती मत करना, विक्रांत अपने कपड़े ठीक करते हुए गंभीर आवाज में कहता है। स्वीट हार्ट, अगली बार गलती से भी कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे मेरे बेबीज की आंखों में आंसू आए। अंशा रोते हुए काउच से उठती है और अपने होंठों से बहते खून को पोंछते हुए कहती है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। अंशा रोते हुए अपना बैग उठाती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। वहीं पेप्सी, मैंगो और सैंडी एक दूसरे को देखने लगे। आज पहली बार विक्रांत ने अंशा को उन तीनों की वजह से सजा दी थी। उन तीनों को बहुत बुरा लग रहा था कि उनकी मम्मा रोते हुए बिना ब्रेकफास्ट किए ही घर से चली गई। विक्रांत गुस्से में अंशा के पीछे जाता है। इधर बाहर गार्डन में अंशा मैक्सी के गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। मैक्सी, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, सब मुझ पर हुकुम चलाते हैं। जब से मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए, तब से हर कोई मुझे अकेला समझकर परेशान करता है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। विक्रांत सर भी सिर्फ मेरी खूबसूरती से ही प्यार करते हैं। मैक्सी अंशा से उसके रोने की वजह पूछती है। अंशा बताती है, मैं तो बस अपने बेबीज के साथ मजाक कर रही थी, लेकिन वो रोने लगे और विक्रांत सर को गुस्सा आ गया। अंशा फिर से रोने लगती है। विक्रांत पीछे खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। मैक्सी विक्रांत को देखती है और अंशा को खुद से दूर कर देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। विक्रांत अंशा को पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, मेरा बच्चा मुझसे नाराज हो गया। अंशा कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप रोती रहती है। विक्रांत अंशा को अपनी तरफ घुमाता है और उसके होठों पर सॉफ्ट किस करके कहता है, स्वीट हार्ट, अपने मम्मी पापा की याद आ रही है। अंशा हाँ में सिर हिलाती है और विक्रांत के सीने से लगकर फिर से रोने लगती है। असल में अंशा विक्रांत या अपने बेबीज से नाराज नहीं थी। वह बहुत इमोशनल फील कर रही थी, क्योंकि 2 दिन बाद उसके मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी। विक्रांत अपने बेबीज के लिए जो प्यार दिखा रहा था, उसे देखकर अंशा को अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब उसके मम्मी पापा उसे भी इसी तरह प्यार करते थे। विक्रांत अंशा की पीठ सहलाते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, अपना और बेबीज का सामान पैक कर लो, हम कल दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जाने की बात सुनते ही अंशा की आंखों में खुशी आ जाती है। थैंक यू विक्रांत। अंशा विक्रांत के गाल पर किस करके थैंक यू बोलती है। विक्रांत अंशा के गालों को चूमते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, अपने अठन्नी चवन्नी को प्यार करती जाओ, वरना तुम उन्हें जानती हो, जब तक तुम उन्हें दिल भर के प्यार नहीं करोगी, वे खाना नहीं खाएंगे और पूरे दिन भटकती आत्मा की तरह घर में घूमते रहेंगे। अंशा और विक्रांत अपने बेबीज को गले लगाकर खूब प्यार करते हैं। इसके बाद विक्रांत अंशा को कॉलेज छोड़ने जाता है और फिर खुद ऑफिस के लिए निकल जाता है। विक्रांत ऑफिस पहुंचते ही सीधे मीटिंग रूम में चला जाता है। अंदर पहले से ही सभी सीनियर स्टाफ मेंबर्स मौजूद होते हैं। उसकी एंट्री इतनी दमदार थी कि पूरा मीटिंग पैनल एकदम शांत हो गया। ब्लैक सूट,
परफेक्ट हेयर स्टाइल और चेहरे पर वही सर्द भाव। वो कुर्सी पर बैठते ही बिना समय बर्बाद किए डायरेक्ट पॉइंट पर आता है। ये क्या चल रहा है यहाँ? उसकी आवाज ठंडी मगर खतरनाक होती है। स्टाफ एक दूसरे को देखने लगता है। किसी में हिम्मत नहीं होती कुछ बोलने की। विक्रांत टेबल पर फाइल पटकते हुए कहता है, इस हफ्ते के रिपोर्ट्स देखे मैंने। ये क्या है? टारगेट पूरे होने चाहिए थे, लेकिन तुम लोगों ने तो आधे भी नहीं किए। क्या ये किसी लोकल कंपनी का ऑफिस है? सभी चुप। पसीना आने लगता है कुछ को। विक्रांत अपनी कुर्सी से उठता है और धीरे धीरे टेबल के चारों ओर चक्कर लगाते हुए बोलता है, सब कुछ मेरी नजर में रहता है। क्लाइंट्स को ठीक से रिप्लाई तक नहीं कर रहे तुम लोग, और डील्स मिस हो रही हैं। लगता है बहुत रिलैक्स हो गए हो। फिर वह एक सीनियर एम्प्लॉय की तरफ देखता है जो खुद को बहुत स्मार्ट समझता था। तुम राहुल पिछले 3 सालों से यहाँ हो, है ना? फिर भी हर मीटिंग में वही घिसे पिटे बहाने। कोई और बहाना सुनने की हिम्मत मत करना। राहुल सिर झुका लेता है। फिर विक्रांत बाकी स्टाफ पर नजर डालते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए बॉस नहीं, अलार्म हूँ। अगर तुम लोगों को जगाना पड़े तो यकीन मानो तरीका बहुत सख्त होगा। अगली मीटिंग में मुझे रिजल्ट चाहिए, बहाने नहीं। अब निकलो और काम पर लगो। स्टाफ तेजी से बाहर निकल जाता है। विक्रांत टेबल पर हाथ टिकाकर कुछ देर सोचता है, फिर अपने फोन पर अंशा की फोटो देखकर थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। डेविल स्माइल करते हुए अप। मुंबई का मौसम अचानक बदल गया और आसमान को काले बादलों ने घेर लिया। धीमी धीमी बारिश शुरू हो गई। रात के करीब 10 बजे थे। डेनिस और विक्रांत एक वीआईपी डिस्को में आए हुए थे। दोनों वीआईपी एरिया में बैठकर वाइन पी रहे थे। वहीं डिस्को में लाउड म्यूजिक बज रहा था और अमीर घर के लड़के लड़कियां डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे। डेनिस विक्रांत के साथ चीयर्स करते हुए बोला, भाई आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तुम्हारी वजह से उर्वशी मेरी हो पाई है। विक्रांत बिना किसी भाव के डेनिस को देखते हुए वाइन का घूंट लेता है और अपने पैर पर पैर रखते हुए कहता है, डेनिस, उर्वशी तेरे लिए क्या है? ये तो मुझे हमेशा से ही तेरी आंखों में दिखता था। वैसे भी मैं नहीं चाहता था कि उर्वशी के चक्कर में तू लैला का मजनू बनकर गली गली कटोरा लेकर घूमे। विक्रांत की गंभीर कॉमेडी सुनकर पास खड़े बॉडीगार्ड रंजीत और जावेद मुस्कुरा उठते हैं। रंजीत कहता है, यार जावेद, मैम के साथ रहकर बॉस भी कॉमेडी करने लगे हैं। तभी पीछे से किसी ने रंजीत के कंधे पर हाथ रखा। रंजीत बिना देखे ही उस शख्स के माथे पर गन रख देता है। वो शख्स घबराते हुए कहता है, अरे ओ रंजीत बुड़बक, हम हैं गजोधर। रंजीत गजोधर को देखकर हैरानी से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जावेद गजोधर को ऊपर से नीचे तक देखते हुए रंजीत से कहता है, भाई मुझे तो लगता है कि ये अपनी बीवी की जमा पूंजी चोरी करके यहाँ मजे करने आया है। गजोधर अपनी टाई ठीक करते हुए बोलता है, अरे ना, हम तो बॉस पर नजर रखने आए हैं। रंजीत गजोधर के पेट में पंच मारते हुए कहता है, साले गजोधर, तुझ पर ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है, तू बॉस की जासूसी करेगा? गजोधर पेट सहलाते हुए घबराकर बोला, ये क्या कर रहे हो? हम तो मैडम के कहने पर आए हैं, उन्होंने ही हमें बॉस की जासूसी करने भेजा है। जावेद डरते हुए गजोधर से बोला, साले, अगर बॉस को पता चल गया तो मैडम को तो बॉस कुछ नहीं कहेंगे, पर तुझे उल्टा लटकाकर मारेंगे। गजोधर घबराकर अपना फोन लेकर कोने में चला जाता है। रंजीत ने अपनी सैड पहने और कहा, ये साला गजोधर बॉस से हमेशा बच जाता है। जावेद ने इधर उधर नजरें घुमाते हुए कहा, अरे ये बायंस की मॉम के मायके से जो है, हमेशा बड़ी मैडम ही इसे बचा लेती हैं। रंजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? कभी तो अपने बकरे को लेकर भिंडी बाजार में आएगी। जावेद उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। वहीं डेनिस और विक्रांत अब तक 2 बोतल वाइन पी चुके थे। डेनिस ने कहा, भाई उर्वशी इतनी भी खास नहीं है कि उसके नाम मिलने पर मैं मजनू बनकर गली गली घूमता रहूं। विक्रांत ने अपना वाइन का गिलास टेबल पर रखते हुए कहा, अगर ऐसा है तो मैं उर्वशी की शादी उसके चाहने वाले चंदन से ही करवा देता हूँ। विक्रांत ने मजाक भी इतनी गंभीरता से किया कि डेनिस को एक पल के लिए सच लग गया। उसे लगा कि अगर उसने उर्वशी को लेकर और जिद की तो विक्रांत वाकई उसकी शादी चंदन से करवा देगा। लेकिन डेनिस भी कम नहीं था। डेनिस ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, यार विक्रांत, ये सब छोड़, चल डांस करते हैं। विक्रांत ने डांस फ्लोर की तरफ देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, मुझे डांस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। डेनिस ने उसे छेड़ते हुए कहा, अब तेरी उम्र हो चुकी है, अब तू बीवी बच्चों वाला आदमी हो चुका है, अब कहाँ तुझे जवानों वाली चीजें अच्छी लगेंगी। वैसे भाई,
तू डांस मत कर, तुझे वैसे भी डांस फ्लोर पर लड़कियां भाव कहाँ देने वाली हैं। तू बैठकर अपने फोन में अपनी बीवी बच्चों की फोटो देख। डेनिस मुस्कुराते हुए डांस फ्लोर की तरफ चला जाता है और डीजे वाले से कुछ कहता है। वहीं विक्रांत अपनी वाइन खत्म करके खड़ा होता है और सीधे डांस फ्लोर पर पहुंच जाता है। विक्रांत ने डेनिस को इशारे से कहा, अब तू विक्रांत ओबेरॉय का जादू देख। उसने अपना कोट उतारकर रंजीत को दे दिया, अपनी शर्ट के ऊपर के 3 बटन खोल दिए और डांस फ्लोर पर मौजूद लड़कियों को एक नजर देखा। फिर वह डांस फ्लोर के बीचों बीच पहुंच गया। उसकी मस्कुलर चेस्ट शर्ट से झलक रही थी। लड़कियां तो विक्रांत की हैंडसम और डैशिंग पर्सनालिटी पर फिदा हो गई थीं। डेनिस ने स्पेशल डीजे से जो गाना बजवाया वो था, गुलबत्ती कमरे की हो जाए तो प्यार दो प्यार लो, बेचैन दिल ठरकी हो जाए तो प्यार दो प्यार लो, बेनमक बेअसर दाल जैसे अगर घर की मुर्गी हो जाए तो प्यार दो प्यार लो। विक्रांत इस गाने पर डांस कर रहा था और उसकी हॉट अदाओं ने डिस्को में मौजूद लड़कियों को दीवाना कर दिया था। सभी लड़कियां उसके आसपास डांस करने लगी। विक्रांत की अदाओं ने उन्हें पागल कर दिया था और वे बस विक्रांत को अपना बनाने के सपने देखने लगी। वहीं विक्रांत जब रात 2 बजे विला पहुंचा तो जैसे ही उसने अपने कमरे में कदम रखा, उसने अंशा को सिर तक ब्लैंकेट ओढ़कर सोते हुए देखा। विक्रांत अंशा को डिस्टर्ब न करते हुए सीधे बाथरूम में शावर लेने चला गया। 15 मिनट बाद जब विक्रांत शावर लेकर बाहर आया तो वह सीधे चेंजिंग रूम में चला गया। कुछ देर बाद ब्लैक कलर का लोअर और टी शर्ट पहनकर वापस आया और अंशा के बगल में ब्लैंकेट ओढ़कर लेट गया। तभी उसने देखा कि अंशा अपने मुंह पर हाथ रखकर रो रही थी। विक्रांत ने ब्लैंकेट खींचकर अंशा के ऊपर से हटा दी और उसे अपनी बाहों में भरकर प्यार से पूछा, मेरा बच्चा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? अंशा क्यूट तरीके से रोते हुए बोली, आपका मुझसे मन भर चुका है, आप मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हैं। विक्रांत ने आंखें छोटी करके अंशा को घूरते हुए कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ? अंशा ने अपने तकिए के नीचे से फोन निकालकर डिस्को वाली वीडियो चला दी जिसमें विक्रांत लड़कियों के साथ डांस कर रहा था। जब विक्रांत ने वीडियो भेजने वाले का नंबर देखा तो उसके मुंह से बस एक ही बात निकली, साले डेनिस, अब तू देख तुझे हनीमून पर कहाँ भेजता हूँ। फिर विक्रांत ने फोन साइड में रखकर अंशा को वापस अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे पर किस करके कहा, स्वीट हार्ट, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारा ठरकी हबी तुम्हें छोड़ सकता है? अंशा ने विक्रांत को बहुत ही इंटेंस नजरों से देखा और ना में गर्दन हिलाई। विक्रांत ने एक झटके में अंशा को अपने नीचे कर लिया और कहा, स्वीट हार्ट, हर लड़की में दम नहीं है विक्रांत ओबेरॉय की ठरक को झेल पाने का, और जिस लड़की में दम है वो इस वक्त मेरे नीचे है। विक्रांत की बात सुनकर अंशा के गाल शर्म से लाल हो गए। वह शर्माते हुए और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। फिर अंशा ने विक्रांत के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। विक्रांत ने उसे अपनी बाहों में और कसते हुए कहा, स्वीट हार्ट, अपने जीजू डेनिस को समझा देना, अगर अगली बार उसने हमारे बीच गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं। अंशा ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर विक्रांत की आंखों में झांका तो विक्रांत की आंखों में खुद को ही पाया। विक्रांत को अंशा की जलन से यह तो समझ आ गया था कि अंशा अब उसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी है। अंशा तो अपने मुंह से कुछ कहने को तैयार नहीं थी, पर उसकी हरकतें विक्रांत को सब बता देती थीं। विक्रांत को इस वक्त अंशा पर बहुत प्यार आ रहा था, क्योंकि अंशा इस वक्त एक जलन वाली बीवी की हरकतें कर रही थी। फिर विक्रांत ने अंशा के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। विक्रांत के हाथ अंशा की पूरी बॉडी को सहला रहे थे, जिससे अंशा की धड़कनें रोलर कोस्टर की तरह तेज हो गईं। अंशा भी विक्रांत के किस में साथ दे रही थी। वक्त के साथ उनका किस डीप किस में बदल गया। लगभग 20 मिनट की लंबी किस के बाद विक्रांत ने उसे छोड़ा। अंशा अपनी सांसें संभाल रही थी। तभी विक्रांत अंशा के कान को अपने मुंह में लेकर जोर जोर से चुस्की लेने लगा, जिससे अंशा मचल गई और विक्रांत के बालों को अपनी मुट्ठी में भरकर खींच लिया। विक्रांत नॉटी स्माइल करते हुए अंशा के कान पर बाइट करके बोला, स्वीट हार्ट, आई लव यू, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। अंशा आंखें बंद करके विक्रांत का प्यार महसूस कर रही थी। तभी उसे कुछ याद आया और वह चिल्लाकर बोली, बच्चा लोग अंदर आ जाओ। तभी बालकनी से मैंगो, पेप्सी और सैंडी कमरे में आ गए। विक्रांत ने देखा कि मैंगो ने मुंह में लोहे की रॉड पकड़ी थी, पेप्सी के मुंह में लोहे की चैन थी और सैंडी ने बेल्ट पकड़ रखी थी। तीनों की नाक टपक रही थी। अंशा बेड से लगभग कूदते हुए उतरी और अपने बच्चों को सीने से लगाकर बोली, अरे
मेरे बच्चे कितने आज्ञाकारी हैं। विक्रांत ने चारों को घूरते हुए पूछा, ये सब क्या नाटक है? ये तीनों इतनी रात को बालकनी में क्या कर रहे थे, वो भी ये रोड और चैन लेकर? अंशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब हम चारों ने आपकी डिस्को वाली वीडियो देखी तो हम सब गुस्से से पागल हो गए थे। हमने आपको पीटने का प्लान बनाया था और मैंने ही बेबीज को बालकनी में छुपने को कहा था ताकि हम आप पर हमला कर सकें और आपकी ठरकीपन को खत्म कर दें। विक्रांत गुस्से से चारों को घूरते हुए बोला, अभी के अभी चारों बेड पर आओ, वरना। चारों चुपचाप आकर बेड पर लेट गए। सैंडी विक्रांत के ऊपर लेट गई, मैंगो विक्रांत और अंशा के बीच में और पेप्सी अंशा के ऊपर। विक्रांत ने सैंडी से प्यार से पूछा, प्रिंसेस, तुम डैडी को पीटने वाली थी? सैंडी ने अपनी भाषा में सारी गलती अंशा पर डाल दी। विक्रांत ने मैंगो और पेप्सी से कहा, तुम दोनों लड़कों को बहुत गुंडागर्दी सूझ रही है। एक बार हम दिल्ली से लौट आए, फिर देखना। बेचारे मैंगो और पेप्सी डर से कांपने लगे। उन्होंने अंशा की ओर देखा और कहा, मम्मा, डैडी से बचा लेना। अंशा ने आंखों से इशारा करते हुए कहा, डर मत, जब मम्मा है तो डर किस बात का। फिर विक्रांत ने चारों को ब्लैंकेट उठाकर कहा, तुम चारों को मैं दिल्ली के चिड़ियाघर में छोड़कर आऊंगा। मैं तुम चारों जानवरों से परेशान हो चुका हूँ। तभी सैंडी ने विक्रांत के गाल पर किस करके मियो मियो कहा, सॉरी डैडी। विक्रांत ने कहा, अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, सो जाओ। अंदर ही अंदर विक्रांत अपने बीवी और बच्चों की क्यूट हरकतों पर हंस रहा था। आखिरकार ओबेरॉय फैमिली एक फुल ड्रामे के बाद सो गई। सुबह के 10 बज रहे थे। डेनिस और उर्वशी के कमरे में खिड़की से सुनहरी धूप आ रही थी, जो डेनिस के हैंड्स कहीं सीलन की बूंदे आपके घर में भी संगीत बनके ना गूंजे, इसीलिए घर बनाएं एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट के साथ। चेहरे पर पड़ रही थी और उसके चेहरे को और भी मनमोहक बना रही थी। तभी डेनिस के कानों में चूड़ियों की आवाज पड़ती है। डेनिस मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलता है। वह देखता है कि उर्वशी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखा रही है। उर्वशी ने पिंक कलर की शिफॉन साड़ी पहन रखी थी। उसके ब्लाउज का आगे और पीछे का गला डीप था और स्लीव्स स्टेप वाली थी। डेनिस अपने सिर को हथेली पर टिकाकर एक टक उर्वशी की गोरी कमर को देख रहा था। अचानक ही डेनिस शरारती मुस्कान के साथ बेड से उठता है और अपनी कमर पर तौलिया लपेटकर उर्वशी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उर्वशी गहरी सोच में डूबी हुई थी। जब वह अपनी कमर पर किसी की उंगलियों का सजीव एहसास करती है तो चौंक कर सांस में आती है। क्या बात है वाइफी, सुबह सुबह सज धज कर क्या करने का इरादा है? डेनिस उर्वशी की खुली पीठ पर किस करते हुए कहता है। उर्वशी शीशे में से एक नजर डेनिस को देखकर मन ही मन सोचती है, ये डेनिस जी कितने शरारती हैं। जब से शादी हुई है मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे, बात बात पर बिस्तर पर ले जाने का बहाना ढूंढते रहते हैं। डेनिस उर्वशी को अपनी ओर घुमाकर कहता है, वाइफी, तुम बड़ी अजीब हो। दुनिया की हर बीवी यही चाहती है कि उसका पति उसे दिन भर प्यार करे, और तुम हो कि तुम्हें ही प्रॉब्लम है। उर्वशी डेनिस को तौलिए में देखकर शर्म से अपनी पलकें झुका लेती है। डेनिस मुस्कुराते हुए कहता है, वाइफी, तुम मुझे बिना तौलिए के भी देख चुकी हो, अब कैसी शर्म। इतना कहकर वह अपने होंठ उर्वशी की गर्दन पर रख देता है। उर्वशी धीरे से शर्माते हुए कहती है, डेनिस जी, आपको ऑफिस नहीं जाना? डेनिस को उर्वशी पर बहुत प्यार आ रहा था। वह उर्वशी की साड़ी का पल्लू नीचे गिराकर अपनी गहरी नजरों से उसके ब्लाउज से झांकते काले वीज को देखकर कहता है, वाइफी, ऑफिस भी जाऊंगा, लेकिन पहले थोड़ी बेड एक्सरसाइज तो कर लूं। तभी घर की डोर बेल बजती है। एक नौकरानी दरवाजा खोलती है और दरवाजे पर उर्वशी के दादाजी और विकी को 2 सूटकेस के साथ खड़ा पाती है। वहीं कमरे में डेनिस उर्वशी को अपनी बाहों में भरकर उसकी बालों की खुशबू में खोया हुआ था। तभी मेड उनके कमरे के दरवाजे पर नॉक करती है। उर्वशी और डेनिस होश में आते हैं। उर्वशी डेनिस को खुद से दूर धकेल कर कहती है, डेनिस जी, आप जाकर शावर ले लीजिए, मैं जाकर दरवाजा खोलती हूँ। डेनिस शरारती मुस्कान के साथ उर्वशी की कमर पर चुटकी काटता है और बाथरूम में चला जाता है। शावर के नीचे खड़े होकर डेनिस मुस्कुरा रहा था। उसे एहसास हुआ कि उर्वशी ने थोड़ा ही सही लेकिन उसे स्वीकार कर लिया है। धीरे धीरे वह पूरी तरह उसे और इस रिश्ते को स्वीकार कर लेगी। 1 घंटे बाद जब डेनिस तैयार होकर हॉल में आता है
तो काउच पर उर्वशी के दादाजी और विकी को बैठा देखकर थोड़ा चौंक जाता है। उर्वशी के दादाजी खड़े होकर डेनिस के पास आते हैं और उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहते हैं, बरखुरदार, तुमने मेरी पोती से शादी तो कर ली, लेकिन मैं इस रिश्ते को तभी स्वीकार करूंगा जब तुम साबित कर दोगे कि तुम मेरी पोती के लायक हो। विकी एक नौकर को बुलाकर कहता है, हमारे सूटकेस कमरे में रख दो। डेनिस हैरानी भरी नजरों से विकी को देखता है। विकी भी डेनिस के पास जाकर कहता है, मिस्टर डेनिस, जब तक तुम यह साबित नहीं कर देते कि तुम मेरी दीदी के लायक हो, तब तक मैं और दादाजी यहीं तुम्हारे घर में रहेंगे। डेनिस अभी इस सदमे से बाहर भी नहीं आया था कि दादाजी फिर कहते हैं, बरखुरदार, जब तक तुम मुझे साबित नहीं कर देते कि तुम मेरी पोती के लायक हो, तब तक तुम उर्वशी से दूर रहोगे। डेनिस सामान्य तरीके से बोलता है, पर दादाजी ये तो गलत है। लेकिन दादाजी उर्वशी का हाथ पकड़कर उसे बालकनी में ले जाते हैं। विकी मुस्कुराते हुए डेनिस के कान में धीरे से कहता है, उर्वशी दी के पास भी आए तो दादाजी उन्हें वापस ले जाएंगे, फिर दी की शादी उस चंदन से करवा देंगे। ये कहकर विकी भी मुस्कुराते हुए बालकनी में चला जाता है। डेनिस गुस्से से बालकनी की तरफ देखता रहता है। ये कबाब में हड्डी कहाँ से आ गई? डेनिस सोच ही रहा था कि उसके दिमाग में आता है, कहीं विक्रांत ने कॉल वाले मजाक का बदला इस तरह से तो नहीं लिया। लेकिन फिर सोचता है, नहीं, विक्रांत ऐसा नहीं कर सकता। वो जानता है कि मैं अब उर्वशी से एक पल भी दूर नहीं रह सकता। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत और अंशा अपने बच्चों के साथ अपने प्राइवेट प्लेन से दिल्ली जा रहे थे। विक्रांत काउच पर बैठा था और अंशा बच्चों पर भर भर कर अपना प्यार लुटा रही थी। विक्रांत उठकर अंशा के पीछे बेड पर जाकर बैठ जाता है और उसे पीछे से बाहों में भरकर उसके बालों की खुशबू को सूंघते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, कभी बेबीज के डैडी को भी प्यार कर लिया करो। अंशा अचानक उसकी बाहों में आकर चौंक जाती है। विक्रांत शरारती मुस्कान के साथ कहता है, स्वीट हार्ट, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों न इन 3 शैतानों को एक छोटा भाई या बहन दे दें, ताकि ये उनके साथ बिजी रहें और हम एक दूसरे के साथ। अंशा विक्रांत की ओर घूमकर क्यूट पाउट बनाकर कहती है, सर, आप बहुत बेशर्म हो, कुछ भी बोल देते हो। आप तो बोलकर भूल जाओगे, लेकिन ये तीनों इस बात को लेकर मेरे पीछे पड़ जाएंगे। विक्रांत को अंशा की मासूम अदाओं पर बहुत प्यार आ रहा था। वह उसके होंठों पर हल्की किस करके कहता है, स्वीट हार्ट, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अंशा खुश होकर विक्रांत से लिपट जाती है। तभी विक्रांत का फोन बजता है। वह अंशा की पीठ सहलाते हुए फोन उठाता है। दूसरी तरफ डेनिस बोलता है, भाई, तेरी अंशा ने तो मेरी वाइफी को मुझसे दूर कर दिया और 2 शैतानों को मेरे सिर पर बैठा दिया। विक्रांत डेविल स्माइल के साथ कहता है, मिस्टर डेनिस भारद्वाज, ये आपका और आपकी साली साहिबा का मामला है, इसमें मुझे मत घसीटो। डेनिस हैरानी से कहता है, भाई, ये तो गलत बात है, तू मेरी मदद नहीं करेगा? विक्रांत अंशा के कंधे पर किस करके कहता है, तू अभी 2-3 दिन ससुर जी और साले की मेहमान नवाजी कर, फिर कुछ सोचेंगे। इतना कहकर विक्रांत फोन काट देता है। 3 घंटे में विक्रांत और अंशा दिल्ली पहुंच चुके थे। विक्रांत की कारों का काफिला दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रहा था। काफिले की तीसरी कार में विक्रांत और अंशा बैठे थे। विक्रांत अंशा की आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड बांधते हुए कोल्ड वॉइस में कहता है, स्वीट हार्ट, इतना क्यों हिल रही हो? अंशा विक्रांत के इरादों पर शक करते हुए कहती है, सर, प्लीज बताइए ना, आप मेरी आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड क्यों बांध रहे हैं? आपके इरादे क्या हैं? कहीं आप मेरा किडनैप तो नहीं करने वाले? विक्रांत अंशा की पीठ पर हल्के से बाइट करके कहता है, स्वीट हार्ट, अपनी ही होने वाली वाइफ को कौन किडनैप करता है? अंशा होंठ गोल करके कहती है, सर, आप क्राइम शो नहीं देखते क्या? मैंने सैंडी और मैंगो के साथ एक बार देखा है, उसमें ऐसा ही होता है। विक्रांत गुस्से से कहता है, ओह, तो तुम चारों बेकार के टीवी सीरियल देखते हो, तभी मैं कहूँ, तुम चारों के दिमाग में बेकार की बातें कैसे आती हैं? स्वीट हार्ट, तुम्हारी और तुम्हारी उस फौज की अब खैर नहीं। विक्रांत को क्राइम शो देखने पर अंशा को काफी डांट पड़ती है। विक्रांत खुद घर के बाहर चाहे जितना भी क्राइम कराए, लेकिन अपनी बीवी बच्चों को सपने में भी क्राइम करने की इजाजत नहीं देता। अंशा विक्रांत की डांट से मुंह फुला लेती है और ब्लाइंडफोल्ड खोलने लगती है। विक्रांत अंशा को पीछे से बाहों में भरकर उसके कान में गर्म सांसें छोड़ते हुए नौटी अंदाज में कहता है, स्वीट हार्ट, ब्लाइंडफोल्ड क्यों खोल रही हो? अभी मैं तुम्हारा शिकार नहीं करने वाला, तो रिलैक्स रहो। तुम्हारा शिकार तो मैं रात को इत्मीनान से करूंगा, और बहुत बेदर्दी से। विक्रांत जल्दी मजाक नहीं करता था।
इसलिए अंशा ने विक्रांत की बात को सच मान लिया और रोने लगी। ड्राइवर अंकल, कार पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ लीजिए, मुझे एक ठरकी शिकारी को पकड़वाना है। अंशा की बेवकूफी देखकर विक्रांत हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, स्वीटहार्ट, तुम सच में बहुत क्यूट हो। रिलैक्स, ये ब्लाइंड फोल्ड मैंने तुम्हें सरप्राइज देने के लिए बांधा है। अब रोना बंद करो। अंशा क्यूट तरीके से रोते हुए कहती है, आप मुझे ब्लाइंड फोल्ड बांधकर कहीं खाई में तो नहीं फेंकने ले जा रहे? विक्रांत अंशा की आंखों से ब्लाइंड फोल्ड खोल देता है। अंशा विक्रांत की तरफ घूमकर रोते हुए कहती है, आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं? मैंने कोई जोक मारा है क्या? विक्रांत अंशा के गाल पर अपनी नाक रगड़ते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, मुझे तो लगता था कि हमारे घर में 3 बच्चे हैं, लेकिन तुम्हारी हरकत देखकर लगता है कि तुम भी किसी बच्चे से कम नहीं हो। अब तो पहले तुम्हें बड़ा करना पड़ेगा, फिर फैमिली प्लानिंग करनी पड़ेगी। अंशा का रोना रुक नहीं रहा था। वह क्यूट तरीके से रोते हुए कहती है, आप बहुत बुरे हैं। आपको क्या पता मुझे ब्लाइंड फोल्ड से डर लगता है। जब मैं 10 साल की थी तब स्कूल में दोस्तों के साथ ब्लाइंड फोल्ड बांधकर आंख मिचौली खेल रही थी और मैं सीधे जाकर खंभे से टकरा गई थी। मेरा सिर तरबूज की तरह फूट गया था। तभी से मुझे ब्लाइंड फोल्ड बांधने से डर लगता है। विक्रांत अंशा की बात सुनकर उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहता है, मेरा बच्चा ब्लाइंड फोल्ड से डर गया था। अंशा अपनी आंसू भरी आंखों से विक्रांत का चेहरा देखती है और कहती है, सर, आप मुझे कभी अकेला छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? विक्रांत अंशा का चेहरा अपने सीने में छुपाते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, तुम चाहोगी तो भी तुम्हारा ठरकी हबी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। अचानक विक्रांत सनक की तरह मुस्कुराते हुए अंशा की पीठ को सेक्सुअल अंदाज में सहलाते हुए कहता है, इस बेचैन दिल का सुकून हो तुम, बस इतना जान लो, मेरा जुनून हो तुम। अंशा आंखें बंद करके विक्रांत के सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। मुंबई में उर्वशी के दादाजी ने डेनिस की अच्छी खिंचाई कर दी। जब डेनिस ऑफिस जा रहा था तो दादाजी ने उर्वशी को उसे बाई तक नहीं बोलने दिया। डेनिस मुंह लटकाए ऑफिस चला गया। अगर उर्वशी के दादा और भाई की जगह कोई और उनकी जिंदगी में इस तरह आ रहा होता तो डेनिस अब तक उसे भगवान के पास पहुंचा चुका होता। डेनिस के जाने के बाद उर्वशी और विकी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वहीं दादाजी घर की महिला स्टाफ से पूछताछ कर रहे थे कि कहीं डेनिस का चक्कर किसी मेड के साथ तो नहीं है, या फिर शादी से पहले डेनिस लड़कियों को घर तो नहीं लाता था। डेनिस के सभी नौकर उसके प्रति वफादार थे और दादाजी के सामने उसकी छवि एक देवता जैसी बना दी। उर्वशी कॉफी पीते हुए विकी पर गुस्सा करती है, विक्की, ये सब क्या है? डेनिस जी के साथ तुम्हें और दादाजी को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। हाँ, उनका मुझसे शादी करने का तरीका गलत था, लेकिन वो बुरे इंसान नहीं है। विकी सैंडविच खाते हुए कहता है, उर्वशी दी, मुझे सब पता है। आपके डेनिस जी कितने सीधे हैं। वो तो एक नंबर के कैसनोवा हैं। न जाने कितनी लड़कियों के साथ फिजिकल हो चुके हैं। मैं जिस डिस्को में काम करता हूँ, कल वहाँ डेनिस जी मिस्टर विक्रांत के साथ आए थे। उर्वशी पहली बार विकी के चेहरे पर गुस्से के भाव देख रही थी। विकी ने आगे कहा, उर्वशी दी, डेनिस जी डिस्को में एक लड़की को किस कर रहे थे, इसलिए मैं और दादाजी यहाँ आए हैं ताकि हम आपके कैसनोवा पति को सुधार सकें। तभी दादाजी भी डाइनिंग टेबल पर आकर कहते हैं, उर्वशी बेटा, इस घर के नौकर तो बड़े चालाक हैं, कैसे अपने मालिक की बुराइयां छुपा रहे हैं। अगर ये डेनिस 1 महीने में नहीं सुधरे तो हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे और तुम्हारी शादी चंदन से करवा देंगे। बेचारी उर्वशी का दिमाग सुन्न हो गया। वह अपने कमरे में चली जाती है। तभी एक मेड उनकी बातों को रिकॉर्ड करके डेनिस को भेज देती है। उर्वशी बिस्तर पर पीठ के बल लेटकर रो रही थी और खुद का मजाक उड़ाते हुए कहती है, उर्वशी, सब कुछ जानते हुए भी तूने कैसे इस शादी को सच मान लिया? डेनिस जी जैसे कैसेनोवा इंसान जो एक लड़की के साथ 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं रह सकते, वो मेरे साथ पूरी जिंदगी कैसे रहेंगे? उन्होंने बस मुझसे शादी इसलिए की है ताकि वो मेरी बॉडी को हासिल कर सकें। फिर उर्वशी उठकर बेड पर बैठ जाती है और घुटनों में अपना मुंह छुपाकर रोते हुए कहती है, शायद जब डेनिस जी का मन भर जाएगा तो वो मुझे छोड़ देंगे। उर्वशी को पहली रात के बाद डेनिस के प्यार पर भरोसा होने लगा था, लेकिन एक झटके में उसका विश्वास शीशे की तरह टूटकर बिखर गया था। वहीं दिल्ली शहर के बाहर जंगलों में एक लकड़ी के कॉटेज के हॉल में एक आदमी काले रंग का कोट पैंट पहनकर काउच पर बैठा था। वह आदमी वाइन का गिलास टेबल से उठाकर गोल गोल घूमते हुए अपने सामने खड़े लड़के से ठंडी आवाज में कहता है, रोहन, इस टेबल पर जो एनवेलप रखा है इसे जाकर अंशा को देना है।
और ये सारा काम करते वक्त तुम्हें विक्रांत या उसके चमचों की नजर में नहीं आना है। रोहन जी बॉस कहकर टेबल से एनवेलप उठा लेता है और बाहर चला जाता है। वहीं अक्षय वाइन की बोतल लेकर नशे में झूमते हुए अपने भाई रवि निगम के पास आकर काउच पर बैठ जाता है और कहता है, भाई, अंशा जी मुझे क्यों पसंद नहीं करती? क्या मैं विक्रांत की तरह हैंडसम और डैशिंग नहीं हूँ? रवि निगम अपने भाई की मजनू वाली हालत देखकर उसे गले लगाकर कहता है, छोटे, अंशा अब तेरी ही होगी, क्योंकि मैंने उसके पास तेरे अलावा कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। वहीं विक्रांत की कार एक खूबसूरत बंगले के सामने रुकती है। विक्रांत अंशा को आंखें बंद करने को कहता है। अंशा भी विक्रांत की बात मानकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। विक्रांत अंशा को कार से बाहर निकालकर उसका हाथ पकड़कर उसे बंगले के गार्डन में लेकर जाता है। उनके साथ उनके पेट्स और बॉडीगार्ड्स भी होते हैं। अंशा विक्रांत से क्यूट फेस बनाकर कहती है, सर, क्या मैं आंखें खोल सकती हूँ? विक्रांत अंशा के गाल पर किस करके हम कहता है। अंशा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो सामने शोभित, उसके मम्मी पापा और अपने सभी स्कूल फ्रेंड्स को पूरे 3 साल बाद देखकर खुशी से शॉक्ड हो जाती है। अंशा को समझ ही नहीं आता कि वह क्या रिएक्ट करे। वह इमोशनल होकर विक्रांत के गले लग जाती है और कहती है, थैंक यू विक्रांत सर, मुझे इतना प्यारा सरप्राइज देने के लिए। विक्रांत सेक्सी आवाज में धीरे से अंशा के कान में कहता है, स्वीट हार्ट, अगर मुझसे ही चिपकने का इरादा है तो तुम्हारे रूम में चलते हैं, फिर इत्मीनान से एक दूसरे से चिपकते हैं। विक्रांत की नौटी बातों से अंशा के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं और उसकी पलकें झुक जाती हैं। अंशा थोड़ी दूर हटकर कहती है, सर, मैं अपने दोस्तों के पास जाऊं? विक्रांत आंखों से इशारा करके हाँ कह देता है। अंशा बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह उछलते कूदते चिल्लाते हुए सबसे पहले शोभित और अपने मम्मी पापा से मिलती है। वहीं विक्रांत अपनी जेब में हाथ डालकर बस अंशा को ही देखता रहता है। विक्रांत ने अंशा के लिए उसी बंगले के गार्डन में एक पार्टी रखी थी जिसमें अंशा के सभी दोस्तों को बुलाया गया था। अंशा और विक्रांत इस ट्रिप के दौरान शर्मा बंगले यानी अंशा के घर में ही रह रहे थे। ये सब विक्रांत ने सिर्फ अंशा की खुशी के लिए किया था। जब से अंशा शोभित से मिली थी तब से वह दिल्ली आने की जिद कर रही थी। अंशा को दूसरे लड़कों से हंस हंस कर बात करते देख मैंगो, पेप्सी और सैंडी गुस्सा हो जाते हैं। सैंडी खुद विक्रांत के कंधे पर बैठकर म्याऊं म्याऊं करती है। डैडी, मम्मा को वापस अपने पास बुला लो। विक्रांत अपने पेट्स की बात समझकर हल्की सी डेविल स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हारी मम्मा अब चाहकर भी हमसे दूर नहीं जा सकती। तुम्हारे डैडी तुम्हारी मम्मा को खुद से कभी दूर नहीं जाने देंगे। तुम भी जाकर अपनी मम्मा के साथ पार्टी एंजॉय करो। विक्रांत के बोलने पर तीनों शैतान अंशा के पास चले जाते हैं। अंशा अपने सभी दोस्तों को अपने पेट से मिलवाती है। सभी दोस्त मैंगो, पेप्सी और सैंडी से मिलकर बहुत खुश होते हैं। वहीं शोभित विक्रांत के पास आकर उसके पैर छूकर कहता है, जीजू कैसे हैं आप? विक्रांत एक आईब्रो ऊपर करके शोभित को देखता है। विक्रांत ने कोल्ड वेनिस में बोला, फाट। शोभित मुस्कुराते हुए बोला, अब जीजू को जीजू नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? वैसे आपकी कोई साली नहीं है तो आपको इस साले से ही काम चलाना पड़ेगा। इस बात पर विक्रांत के साथ खड़े बॉडीगार्ड रंजीत और जावेद भी शोभित को घूरने लगते हैं। शोभित हंसते हुए बोला, अरे यार जीजू, मेरा मतलब था कि शादी में आपके जूते मैं ही चुराऊंगा क्योंकि आपकी कोई साली नहीं है। विक्रांत अभी भी एक्सप्रेशनलेस होकर शोभित को घूरते हुए कहता है, जाकर अपनी बहन को देखो, वो किसी दूसरे लड़के से चिपक ना जाए। फिर विक्रांत एक जरूरी फोन कॉल करने के लिए दूसरी तरफ चला जाता है। वहीं अंशा अपने स्कूल के दोस्तों के साथ गप्पे मार रही थी। शोभित की मम्मी मैंगो, पेप्सी और सैंडी को झूले पर लेकर बैठी थी और उनकी शैतानियों के किस्से सुना रही थी। तुम तीनों की मालकिन अंशा बचपन में बहुत शैतान थी। अगर उसके बर्थडे पार्टी में कोई बिना गिफ्ट के आता था तो वो उस बच्चे को बहुत पीटती थी। और जब वो 3 साल की थी तो होली पर कलरफुल मोगली बनकर घूम रही थी। शोभित की मम्मी अंशा को देखकर एक ठंडी आह भरते हुए कहती है, तुम्हारी मालकिन की शैतानियां देखकर मेरा मन करता था मैं उसे ललित भाई साहब और तृप्ति भाभी से चुरा लूं। अंशा कितनी नटखट और बदमाश थी। तभी शोभित के डैड मुस्कुराकर कहते हैं, भाग्यवान, तुम्हारे बस चलता तो तुम ऐसा कर भी लेती। शोभित की मम्मी घूरते हुए कहती है, अंशा के जानवरों के सामने मेरी बेइज्जती मत करो। इस पर शोभित के डैड सेक्सी आवाज में कहते हैं, तो क्या अंशा के जानवरों के सामने तुम्हें प्यार करूं मेरी जान? पेप्सी,
शोभित के मम्मी डैड को घूरते हुए मैंगो और सैंडी से कहता है, ये बावली औरत और आदमी हमारी नाना नानी है, ये भगवान। शोभित की मम्मी पेप्सी को देखकर शर्माते हुए कहती है, तुम्हें पता है, एक बार मैं और तुम्हारे नाना किचन में रोमांस कर रहे थे, तभी तुम्हारी मालकिन ने हमें देख लिया और फिर पूरे एरिया में ढिंढोरा पीट दिया था कि मैंने प्रीतम अंकल और तारा आंटी को चुम्बन्स करते देखा है। तभी शोभित आकर सैंडी को गोद में लेते हुए कहता है, मॉम, अंशा इन तीनों की मालकिन नहीं, मम्मा है। शोभित की मम्मी 3 बार चौंकती है और फिर कहती है, तो ये अंशा के सौतेले बच्चे हैं, फिर तो ये मेरे अंशा के होने वाले बच्चों का हक मार लेंगे। शोभित के डैड हैरान हो जाते हैं। तभी शोभित की मम्मी कहती है, मैं अंशा और दामाद बाबू को समझाकर इन तीनों को बोर्डिंग स्कूल भिजवा दूंगी ताकि मेरी अंशा के बच्चों का हक न छीना जा सके। रंजीत जावेद से कहता है, भाई, अगर बॉस मैम की आंटी की बात सुन लें तो उन्हें पागल खाने भिजवा देंगे। वहीं विक्रांत गार्डन में पार्टी का पूरा अरेंजमेंट देख रहा था। फोन पर बात करके वह बंगले को देखते हुए डेविल स्माइल करता है और कहता है, ससुर जी, आपने कहा था कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं होने देंगे। फिर वह डेविल की तरह हंसने लगता है। विक्रांत का डेविल स्माइल अभी भी उसके चेहरे पर था जब अंशा भागते हुए उसके पास आई और पीछे से उसे जोर से हग कर लिया। उसकी आंखें हल्की सी नम थीं और वह क्यूट तरीके से रोते हुए बोली, हब्बी बेबीज, मुझे मेरे दोस्तों के साथ डांस नहीं करने दे रहे। वो मैंगो मेरे दोस्तों को टक्कर मार मार कर गिरा रहा है, आप उनको डांटो ना। विक्रांत ने एक हाथ से अंशा का हाथ पकड़कर अपने सामने किया और दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर आए बालों को प्यार से पीछे करते हुए धीमे से डेविल स्माइल के साथ कहा, स्वीट हार्ट, मेरे बच्चे जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अंशा ने विक्रांत की बात सुनते ही क्यूट सा मुंह बनाकर कहा, जल कुकुड़े डैडी के जल कुकुड़े बच्चे। और फिर वो शरारती हंसी के साथ विक्रांत से अलग होकर भाग गई। विक्रांत उसकी मासूम शरारतों को देखते हुए वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर वही डेविल स्माइल बनी रही। उसकी निगाहें अंशा के भागते हुए मासूम कदमों को देखती रहीं, जैसे हर कदम उसकी दुनिया में और गहराई से उतरता जा रहा हो। वहीं मुंबई में जब रात को डेनिस ऑफिस से घर लौटता है तो हॉल में काउच पर बैठी उर्वशी, विकी और उसके दादाजी को कॉमेडी फिल्म देखते हुए देखता है। डेनिस दरवाजे पर खड़ा तीनों को अपनी नजरों से देख रहा होता है। डेनिस खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, इन दादा पोते ने मेरी जिंदगी का मजा बनाकर रख दिया है और अब खुद कॉमेडी फिल्म देख रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं भी डेनिस भारद्वाज हूँ, अब देखो मैं क्या करता हूँ। डेनिस आंखों में झूठे आंसू लाकर सीधे उर्वशी के दादाजी के पैरों में बैठ जाता है और रोते हुए कहता है, दादाजी आप सही थे, मैं आपकी पोती के लायक नहीं हूँ। मैं लड़कीबाज आदमी हूँ, एक लड़की के साथ जिंदगी बिता नहीं सकता। आप उर्वशी को अभी अपने साथ वापस ले जाइए और उसकी शादी चंदन से कर दीजिए। उर्वशी, विकी और उसके दादाजी भौं चक्के होकर डेनिस को देखते हैं। वहीं विकी कुछ सोचकर डेनिस से कहता है, जीजू अपनी इस एक्टिंग से बच्चों को पागल बनाना, हमें नहीं। अब जाकर चेंज करके आओ, डिनर रेडी है, और हाँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना। डेनिस आंखें छोटी करके विकी से कहता है, मेरी जरूरत के काम मेरी बीवी करेगी, ना कि तुम, समझे। विकी डेनिस के हाथ से लैपटॉप बैग लेकर कहता है, जीजू आपने वो कहावत तो सुनी होगी, साली आधी घरवाली उसी तरह से ये साला अब से आपके लिए वो सारे काम करेगा जो मेरी उर्वशी दी करती थी। ओके जीजू। डेनिस का शॉक्ड चेहरा देखकर उर्वशी को बहुत हंसी आती है। ये प्लान उर्वशी का ही था, डेनिस को परेशान करने का। गुस्से में डेनिस अपने रूम में चला जाता है। डिनर के बाद सब अपने अपने रूम में सो जाते हैं। उर्वशी जो डेनिस से अलग रूम में सो रही थी, उसे ऐसा लगता है जैसे उसके बिस्तर में कोई और भी है जो उसकी नाइटी उतारने की कोशिश कर रहा हो। उर्वशी डरकर चिल्लाने ही वाली थी, तभी उसे जानी पहचानी परफ्यूम की खुशबू आती है। डेनिस जी, क्या आप हैं? डेनिस उर्वशी के कान में कहता है, वाइफी शोर मत करो, नहीं तो तुम्हारे 2 पहरेदार आ जाएंगे। डेनिस उर्वशी की गर्दन पर अपने होंठ चलाने लगता है और जबरदस्ती उसकी नाइटी उतारने की कोशिश करता है। उर्वशी डेनिस को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके रवैये से डेनिस को गुस्सा आ जाता है। वह उर्वशी के दोनों हाथ अपने एक हाथ से उसके सिर के ऊपर करके कहता है, वाइफी तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, अब तुम मुझे खुद से प्यार करने से नहीं रोक सकती, तो अच्छा यही होगा कि मेरा साथ दो। इतना कहकर डेनिस उर्वशी के नरम गुलाबी होंठों पर अपने सख्त होंठ रख देता है और बहुत रूड तरीके से उसके होंठों को चूसने लगता है।
उर्वशी को दर्द होता है। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन डेनिस उसके पैरों को भी ब्लॉक कर देता है। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। डेनिस को न चाहते हुए भी उर्वशी को छोड़ना पड़ता है। वह सबसे पहले उर्वशी के कपड़े ठीक करता है। जब डेनिस दरवाजा खोलने जाता है तो उर्वशी उसका हाथ पकड़कर रोकती है और शर्माते हुए अपने अंगूठे से उसके होंठों से लिपस्टिक साफ कर देती है। डेनिस को उर्वशी पर बहुत प्यार आता है। वह उसके गाल पर किस करके कहता है, वाइफी, मेरी बहुत फिक्र हो रही है। तभी दादाजी के चिल्लाने की आवाज आती है। डेनिस दरवाजा खोलता है तो विकी और दादाजी को खड़ा देखता है। दादाजी गुस्से से कहते हैं, बरखुरदार, तुम इस वक्त उर्वशी के कमरे में क्या कर रहे हो? डेनिस भी बेशर्मी से जवाब देता है, दादाजी, मैं आपको नाना बनाने की मेहनत कर रहा था, पर बीच में आप आ गए। पर अब भी देर नहीं हुई है, पूरी रात बाकी है। आप जाकर सो जाइए और हमें हमारा काम करने दीजिए। दादाजी उसकी बेशर्मी से नाराज होकर डंडे से मारते हुए कहते हैं, बेशर्म, बेहया, मेरे सामने ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती? लेकिन डेनिस पर मार का कोई असर नहीं होता। डेनिस शरारती मुस्कान के साथ कहता है, दादाजी, ये तो सही बात नहीं है। खुद तो दादा बनकर बैठे हैं और मुझे बाप भी नहीं बनने देना चाहते। उर्वशी माथे पर हाथ मारते हुए बड़बड़ाती है, यार, ये डेनिस जी तो पक्के बेशर्म हैं। दादाजी के सामने भी ऐसी बातें कर रहे हैं। आज डेनिस जी पक्का दादाजी से अपनी 206 हड्डियां तोड़वा लेंगे। दादाजी डेनिस को पीटते हुए उसके रूम में छोड़कर चले जाते हैं और खुद उर्वशी के रूम के बाहर पहरा देने लगते हैं। वहीं उर्वशी को डेनिस की फिक्र होती है। डेनिस खिड़की के पास खड़ा चांद को देखते हुए कहता है, ये बूढ़ा तो बहुत तेज निकला। अब अपनी बीवी से प्यार करने के लिए कुछ तगड़ा सोचना होगा। डेनिस किचन में जाकर 3 कप कॉफी बनाता है और 2 में नींद की गोलियां मिलाकर कहता है, दादू, आपकी उम्र से ज्यादा लड़कियों के साथ। तभी पीछे से उर्वशी की आवाज आती है, उस भी ज्यादा लड़कियों के साथ आप फिजिकल हो चुके हैं। मैं तो आपसे सॉरी मांगने आई थी, लेकिन अब लगता है दादू ने आपको सही पीटा। और हाँ, मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए। उर्वशी रोते हुए किचन से चली जाती है। वहीं डेनिस नींद की गोलियों वाली कॉफी खुद पीते हुए कहता है, यार, ये शिंदे फैमिली बड़ी कच्ची आंख कान वाली है। अरे, मैं तो ये कहने वाला था कि जितनी उस बूढ़े की उम्र नहीं है, उसे ज्यादा लड़कियों के साथ मेरा अफेयर रह चुका है। यहाँ फिजिकल होने की बात कहाँ से आ गई? वहीं पीछे से विकी आकर मुस्कुराते हुए डेनिस के कंधे पर थपकी देते हुए कहता है, जीजू, दूसरों के लिए खोदे गए गड्ढे में लोग बिल्कुल ऐसे ही गिरते हैं जैसे आप गिरे हैं। फिर विकी सोचने का नाटक करते हुए बोला, तो जीजू, डिवोर्स पेपर आप बनवाएंगे या हम बनवाएं? डेनिस विकी को पकड़कर पीटते हुए कहता है, साले, क्यों अपने मासूम जीजू को परेशान कर रहा है? साले, तेरी बहन से अब मैं दूर नहीं रह सकता। विकी भी डेनिस को पीटते हुए कहता है, जीजू, पहले खुद को मेरी दीदी के काबिल साबित करो। डेनिस, उर्वशी और दादाजी का गुस्सा विकी पर निकाल देता है। विकी की आंख पर नीला निशान पड़ गया था, होंठ भी फट गए थे और नाक से खून निकल रहा था। विकी डेनिस से बचने के लिए कहता है, उर्वशी दी, आप। लेकिन जैसे ही डेनिस उर्वशी को देखने के लिए पीछे मुड़ता है, विकी किचन से भाग जाता है। डेनिस अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, अब इस शिंदे फैमिली को अपने तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। डेनिस दूसरी नींद की गोलियों वाली कॉफी भी खुद पीकर कहता है, फिलहाल इसकी जरूरत मुझे थी। आज की रात तुम तीनों चैन की नींद सो जाओ, लेकिन कल की रात इस घर में चीखें गूंजेंगी। इसके बाद डेनिस शैतानों की तरह हंसते हुए अपने रूम में चला जाता है। दिल्ली में शोभित की मॉम विक्रांत को अंशा के बचपन की बातें सुनाने में लगी हुई थी। वहीं शोभित विक्रांत के एक्सप्रेशनलेस चेहरे को देखकर धीरे से अपने डैड से कहता है, डैड, मॉम को अब चुप करवा लो। मिस्टर विक्रांत को अंशा की बकबक के अलावा किसी और की छू तक सुनना पसंद नहीं है। शोभित के डैड अपनी वाइफ से कहते हैं, भाग्यवान, अगर दामाद बाबू का सारा दिमाग तुम ही चाट जाओगी तो अंशा किसका दिमाग चाटेगी? पर शोभित की मॉम कहाँ रुकने वाली थी, वह तो अब भी बकबक किए जा रही थी। आखिर में विक्रांत खड़ा होता है और शोभित से कहता है, मैं रूम में जा रहा हूँ। अंशा जब बेबीज के साथ वॉक करके लौटे तो उन्हें रूम में भेज देना। फिर विक्रांत वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रुककर पीछे मुड़कर शोभित के डैड से कहता है, मिस्टर आहूजा, अपनी वाइफ का दिमाग का इलाज करवाइए। इसके बाद विक्रांत सीढ़ियों से होते हुए अंशा के रूम में चला जाता है। वहीं अंशा भी नाइट वॉक करके अपने बेबीज के साथ लौट आती है।
हॉल में विक्रांत को न पाकर वह शोभित की मॉम को घूरते हुए कहती है, आंटी, आपने मेरे विक्रांत सर का दिमाग चाटा क्या? शोभित की मॉम अंशा के गाल सहलाते हुए कहती है, अंशा, मैंने तो दामाद बाबू को तुम्हारी बचपन की शैतानियां बताई हैं। अंशा शोभित की मॉम को घूरते हुए कहती है, आंटी, आपने विक्रांत सर को कलरफुल मोगली वाली बात तो नहीं बताई? शोभित की मॉम हाँ में सिर हिला देती है। अंशा मन ही मन बड़बड़ाती है, मर गए। कुछ देर बाद शोभित का परिवार भी बाकी सभी की तरह चला जाता है। अंशा अपने बेबीज को सुलाकर जब अपने रूम में पहुंचती है तो विक्रांत को पुशअप्स करते हुए देखती है। विक्रांत उस वक्त शर्टलेस था। उसकी बॉडी पसीने से भीगी हुई थी, जो उसे और भी ज्यादा आकर्षक बना रही थी। अंशा उसे अपनी ठरकी नजरों से देख रही थी। वहीं विक्रांत अंशा की मौजूदगी को महसूस कर लेता है और बिना देखे ही सेक्सुअल वॉइस में कहता है, मेरी कलरफुल मोगली, ऐसा क्या देख रही हो? कहीं मुझे खाने का मन तो नहीं कर रहा? विक्रांत की बात सुनकर अंशा बाथरूम में शावर लेने भाग जाती है। उसी समय एक लड़का बाहर से बंगले को घूरते हुए कहता है, विक्रांत ओबेरॉय, बस आज की रात अंशा से प्यार कर ले, क्योंकि जब उसे तेरा सच पता चलेगा तो वो तुझसे इतनी नफरत करने लगेगी कि तेरा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करेगी। सुबह के 7 बजे थे। अंशा के कमरे में सूरज की रोशनी आ रही थी, जो विक्रांत और अंशा कहीं सीलन की बूंदे आपके घर में भी संगीत बनके ना गूंजे, इसीलिए घर बनाएं एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट के साथ। को जगा रही थी। आज अंशा विक्रांत से पहले जाग गई थी। विक्रांत अंशा को अपनी बाहों में ऐसे जकड़कर सो रहा था जैसे कोई उसे अंशा से छीन न ले जाए। अंशा मुस्कुराते हुए विक्रांत के चेहरे को देखती है तो उसकी नजर विक्रांत के हैंडसम चेहरे पर टिक जाती है। उफ, ये विक्रांत सर कितने सुपर हैंडसम है। मेरे फेवरेट हीरो से भी ज्यादा हैंडसम और डैशिंग। यार, सोते हुए कोई इतना हैंडसम कैसे लग सकता है? विक्रांत की हैंडसम नसों को देखकर अंशा नॉटी स्माइल करते हुए विक्रांत के चेहरे के ऊपर झुकती है। मैं अपने होने वाले हस्बैंड की नींद में थोड़ा तो फायदा उठा सकती हूँ, इतना हक तो है फ्यूचर मिसेज ओबेरॉय को। फिर अंशा अपने होंठ विक्रांत के गाल पर रखकर किस करती है और हल्के से बाइट करके कहती है, गुड मॉर्निंग हबी। विक्रांत मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलता है और अंशा के होंठों पर गुड मॉर्निंग किस करके तड़पते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, क्यों तड़पा रही हो? क्यों मुझे अपने करीब नहीं आने दे रही हो? तुम्हें पता है ना, अब तुमसे दूर मुझसे रहा नहीं जाता। अंशा विक्रांत की जॉलाइन पर सेक्सी तरीके से उंगली घुमाते हुए कहती है, अब जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तब तक हम करीब नहीं आएंगे। विक्रांत एक झटके में अंशा को अपने नीचे करके कहता है, तो चलो अभी शादी कर लेते हैं। अंशा क्यूट फेस बनाकर कहती है, सर, मुझे रॉयल वेडिंग करनी है। आप मेरे राजकुमार और मैं आपकी राजकुमारी। विक्रांत हल्की सी मुस्कान के साथ अंशा के चेहरे पर आई बालों की लट्टों को कान के पीछे करता है। ओके मेरी राजकुमारी साहिबा। फिर विक्रांत अंशा के होंठों पर अपने होंठ रखकर किस करने लगता है। विक्रांत का एक हाथ अंशा के बदन को सहला रहा था और दूसरा हाथ अंशा के नाइट सूट के अंदर उसकी नेवल के आसपास घूम रहा था। अंशा की आहें किस की वजह से उसके मुंह में ही रह गईं। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। अंशा के हाथ विक्रांत के बालों में चल रहे थे। उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं। 10 मिनट की लंबी किस के बाद विक्रांत उसे छोड़ता है। अंशा अपनी सांसें संभाल रही थी और शर्म से विक्रांत का सामना नहीं कर पा रही थी। अंशा अपने चेहरे को हाथों से ढक लेती है। तभी दरवाजे पर उनके तीनों प्यारे बेबीज खड़े होकर दरवाजा खोलने को कहते हैं। विक्रांत अंशा के ऊपर से उठकर दरवाजा खोलता है और तीनों को देखकर मुस्कुराता है। वो पंजों के बल बैठकर एक एक कर उनके माथे पर किस करता है। बेबीज, तुम तीनों के लिए एक सरप्राइज है। पेप्सी भौंकते हुए कहता है, डैडी जल्दी बताओ, हमारे लिए क्या सरप्राइज है? विक्रांत सैंडी और पेप्सी को गोद में उठाकर मैंगो को देखता है। डैडी और मम्मा 3 दिन बाद जयपुर में रॉयल वेडिंग करने वाले हैं। यह सुनकर तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। वो तो कब से अपने मम्मा डैडी की शादी का इंतजार कर रहे थे। विक्रांत मुस्कुराते हुए कहता है, बेबीज, तुम तीनों बाहर जाकर खेलो, डैडी को मम्मा के साथ शावर लेना है। अंशा बेड पर खड़े होकर कमर पर हाथ रखकर कहती है, मिस्टर ओबेरॉय, अब शादी तक नो रोमांस, आप दूसरे कमरे में सोओगे। विक्रांत का चेहरा सख्त हो जाता है। वह बेड की तरफ बढ़ते हुए कहता है,
स्वीट हार्ट, विक्रांत ओबेरॉय से उसकी मर्जी के खिलाफ कोई कुछ नहीं करवा सकता और तुम्हें मुझसे दूर तो भगवान भी नहीं कर सकता। यू आर माई लेडी। फिर विक्रांत अंशा को अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम में ले जाता है और उसे दीवार से सटाकर कहता है, स्वीट हार्ट, जितना दूर जाने की कोशिश करोगी उतना ही मुझे अपने करीब पाओगी। अंशा विक्रांत की आंखों में प्यार देखकर उसे टाइट हक करती है। विक्रांत सर, आप तो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़कर जाओगे। विक्रांत मुस्कुराते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, तुम चाहो भी तो मुझे खुद से दूर नहीं कर पाओगी। विक्रांत शावर ऑन कर देता है। अंशा शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेती है। विक्रांत सेक्सी आवाज में अंशा के कान में गर्म सांसें छोड़ते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, आज मुझे खुद को प्यार करने से मत रोकना। फिर वह अंशा के कान पर बाइट करता है, जिससे अंशा की सांसें तेज हो जाती हैं। विक्रांत धीरे धीरे अंशा का नाइट सूट उतार देता है, जिससे अंशा शर्म से दीवार की ओर मुड़ जाती है। विक्रांत उसकी गोरी पीठ पर किस और बाइट करता है। जब विक्रांत आगे बढ़ने की इजाजत मांगता है, अंशा सिर हिलाकर मना कर देती है। विक्रांत शरारती अंदाज में कहता है, स्वीट हार्ट, अगर आज रोकोगी तो फर्स्ट नाइट पर बहुत तंग करूंगा। लेकिन अंशा फिर भी मना कर देती है। विक्रांत गहरी सांस लेकर खुद को रोक लेता है और शावर लेने लगता है। शादी के बाद तो अंशा उसकी ही होने वाली थी। वह तैयार होकर बिना नाश्ता किए जरूरी काम से निकल जाता है। अंशा भी बच्चों के साथ शोभित की फैमिली के साथ दिल्ली घूमने निकल जाती है। उसकी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड्स होते हैं। इंडिया गेट पर घूमते वक्त अंशा पुरानी यादों में खो जाती है। तभी एक आदमी उसके पास आकर लिफाफा पकड़ाता है। इसमें तुम्हारे माँ बाप के कातिल की तस्वीर है। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अंशा हैरान रह जाती है। मुंबई में डेनिस ऑफिस जाने से पहले उर्वशी और दादाजी से मिलता है। उर्वशी डेनिस का बिना नाश्ता किए जाना पसंद नहीं करती। दादाजी उर्वशी से कहते हैं, उर्वशी, तुम दामाद बाबू का नाश्ता लेकर ऑफिस चली जाओ। विकी मजाक में कहता है, दी, दादू को आपके डेनिस जी पसंद आ रहे हैं। विकी की आंख पर चोट देखकर उर्वशी पूछती है, ये कैसे हुआ? विकी जवाब देता है, दी, ये आपके डिवोर्स मांगने का नतीजा है। तो अगली बार अपने पागल पति से सोच समझकर डिवोर्स मांगना। उर्वशी विकी के गाल पर प्यार से मारकर बोली, शैतान, अब चुप हो जाओ और जाकर काइंडलेस के लिए रेडी हो जाओ। फिर उर्वशी डेनिस के लिए उसकी पसंद का खाना बनाने किचन में चली आई और खाना बनाने लगी। वही विकी दरवाजे के पास खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। वह धीरे धीरे उसके पास आया और किचन काउंटर पर टिककर बोला, दी यार, इतना प्यार से खाना बना रही हो, कहीं जीजू गुस्से में आपके खाने की जगह बाहर से ना खा ले। उर्वशी विकी का कान पकड़कर बोली, विकी, अपनी दी से मजाक कर रहे हो, चलो जाओ। मुंबई में डेनिस अपने केबिन में बैठकर काम कर रहा था। विक्रांत के दिल्ली जाने के बाद डेनिस पर काम का बोझ पड़ गया था। वहीं उर्वशी अच्छे से